तरफ और वहां पे कोशिश करते हैं कि पहले इसका आइडिया समझें एंड देन उसके बाद फिर हम आए इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पर। आपके पास पेंट वाली फाइल शो हो रही है? भाई बैंक वाली स्क्रीन शो हो रही है आपके पास? यस सर। चले Yes, हम sir. आ जाते हैं मार्केट की तरफ, कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ आते हैं और वहां पे देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, क्योंकि आजकल मॉडर्न वर्ल्ड एरा में यही चल रहा है कि हम जो हमारे पास जो इंटरनेशनल मार्केट है उसको हम मोस्टली जो उसका प्राइस सेक्शन है उसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे कोई ग्राफ है जिसका चार्ट इस बेसिस पे है। कोई भी करेंसी है या कोई रियल वर्ल्ड सेट है। मैंने आई थिंक एक लेक्चर में बताया था कि इन पैटर्न्स, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का क्या मतलब है और ये हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास मिक्स होती है जो कि आपको शो कर रही होती है कि किस तरह से आपकी मार्केट जो है वो रन कर रही है। अच्छा, यहाँ पे एक एक चीज मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। अब इस कैंडल में एक तो ये जो है आपकी विक्स और ये वाला जो एरिया है इसका, दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ दैट कैंडल। ठीक है, और ये इसकी एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द कैंडल। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ग्रीन है तो इसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी तो आपकी ये लाइन होगी। मीन्स कि मैं इसको थोड़ा सा, अगर ये ग्रीन है तो इसकी ओपनिंग प्राइस आपके पास ये होगी और इसकी क्लोजिंग प्राइस आपके पास ये रहेगी। अगर यही कैंडल रेड है तो आपके पास जो इसकी ओपनिंग प्राइस होगी वो ये होगी और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो ये। मतलब एक असेट जिसकी वैल्यू मार्केट ओपन होते हुए यहाँ पे थी और जब वो मार्केट क्लोज हुई या वो कैंडल क्लोज हुई उसकी जो क्लोजिंग प्राइस थी वो यहाँ पे थी। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि मार्केट में जो प्राइस है आपकी, प्राइस एक्शन जो है आपका इस तरह से मूव कर रहा है तो इसको एक खास नाम दिया जाएगा। अगर मार्केट में आपकी प्राइस मूवमेंट इस तरह से मूव कर रही है तो इसको एक खास नाम दिया जाएगा। इसको हम कहते हैं डिमांड और इसको हम कहेंगे सप्लाई। सो अब ब्रेक इवन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जर्वर हूँ या मैं कोई अमाउंट या कोई पे जो है असेट परचेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड के चार्ट पे हूँ, मैं कुछ गोल्ड का अमाउंट परचेस करना चाहता हूँ विद द माय लोकल करेंसी पीकेआर। तो अब उसके लिए मुझे कोई ब्रोकर
या एक्सचेंज, क्योंकि मैं ऑनलाइन परचेस करना चाहता हूँ तो मुझे वो चाहिए होगा और उनकी डिफरेंट फीसेस होंगी। तो इस हवाले से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10,000 1 लाख, हम गोल्ड की बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल हम 1 लाख का कुछ गोल्ड अमाउंट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू सम लेवरेज, लेट्स से 2x लेवरेज के साथ हम यहाँ पे कुछ गोल्ड का अमाउंट परचेस कर रहे हैं और वो परचेसिंग प्राइस जो है वो यहाँ पे है। अब परचेसिंग प्राइस प्लस यहाँ पे मार्केट पहुंच चुकी है और मैंने यहाँ पे इस जगह पे एक अमाउंट गोल्ड का अमाउंट जो है वो परचेस किया है और उसकी यहाँ पे इस टाइम पे ये प्राइस है। तो तमाम इंक्लूडिंग जितने भी फीसेस हैं एक्सचेंज की तरफ से, ब्रोकर की तरफ से, वो तमाम इंक्लूड करके मेरी परचेसिंग प्राइस यहाँ पे है, जिसको मैं कॉस्ट प्राइस कह रहा हूँ। अब ये वाली जो एरिया है यहाँ पे जहाँ पे मैं परचेस कर रहा हूँ और तमाम फीसेस को इंक्लूड करके मेरे पास अमाउंट बन रहा है 1 लाख, इस वाले एरिया को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे, ब्रेक इवन एरिया कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वो एरिया है जो डिसाइड करता है कि अगर इससे प्राइस इंक्रीज होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर इससे प्राइस डिक्रीज होती है तो मुझे लॉस होगा। मतलब अगर यहां से मार्केट फेंक जाती है प्राइस एक्शन में तो मुझे प्रॉफिट होगा, और अगर यहां से मार्केट नीचे आती है तो मुझे लॉस होगा। तो अब ये जो पॉइंट है जहां पे मैं कह रहा हूँ दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट, तो ये वो पॉइंट है जहां पे ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या मुझे इससे आगे प्रॉफिट होगा या इससे नीचे लॉस होगा। तो इस पॉइंट या इस पॉइंट पे जहां पे मैंने परचेस किया है तो मेरे परचेसिंग अमाउंट के हिसाब से ये बन जाती है मेरी इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग टू माय परचेसिंग डिमांड एंड सप्लाई जो है, डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है वो बराबर हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू जो मैंने मेरे परचेसिंग अमाउंट के हिसाब से मेरे लिए ये एक इक्विलिब्रियम जोन बन जाता है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन बन जाती है। मैथमेटिकली या इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन जो है वो हमारा इस तरह से वर्क करता है, दैट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इसको हम याद होगा आप लोगों को हमने डिस्कस किया था, दिस इज द क्यूडी एक्सिस मींस क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज द प्राइस। और आपके पास सप्लाई का अमाउंट है मींस क्वांटिटी सप्लाइड जो है उसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से लीनियर फॉर्म में बन रहा था। दिस इज ओनली फॉर द लीनियर फंक्शंस, लीनियर क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन, लीनियर क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन, इस तरह से बनता है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ मिला के बात करें, इन दोनों फंक्शंस को एक साथ मिला के बात करें तो हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को ग्राफिकली बहुत ही क्लियर अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज अवर क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन एंड दिस इज अवर क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन, देन दिस point of intersection of quantity demanded function and quantity supplied function is basically the equilibrium position in market। क्योंकि ये वो प्राइस है जहां पे जितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है उतनी क्वांटिटी डिमांड की गई। आ रही है बात समझ में? तो वो जो प्राइस होगी दैट प्राइस डिफाइंस द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द मार्केट। भाई इस प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो सप्लाई क्वांटिटी के बराबर है। मींस हम अब इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एट पी, लेट्स सपोज इसको हम पी प्राइम के नाम से यहाँ पे हम पी प्राइम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे भाई क्वांटिटी डिमांडेड एट प्राइस पी इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड एट प्राइस पी आर इक्वल। और इसको ये आपकी मैथमेटिकल अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई एंड दिस वन इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन।
Is that clear? Hello. Yes, sir. अच्छा, ये तमाम एप्लीकेशन जो है, दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर फंक्शन। हम अभी तक लीनियर फंक्शंस के बारे में डेप्थ में उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उससे आगे नहीं गए। आते हैं स्लाइड। सारे ये सारे बेटा फारिया माइक बंद करें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम occurs when the quantity demanded by consumers is equal to the quantity supplied by producers। अब ये दो चीजें हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। अब इस पॉइंट पे जो है आप कह सकते हैं कि यू आर इन रेस्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अकॉर्डिंगली प्राइस। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इसके रिलेशनशिप जो है, तो इसका मतलब है कि आपके पास शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज होगी तो प्राइस आपकी इंक्रीज होगी। जो भी चीज है, जो भी असेट है, जो भी असेट है, उस असेट के अकॉर्डिंगली अगर डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से, तो इसका मतलब है कि शॉर्टेज है, उस असेट की शॉर्टेज हो चुकी है, तो प्राइस इंक्रीज होगी। जैसे अगर अब इस करंट सिचुएशन में अगर हम पेट्रोल की बात करें, तो अब डिमांड ज्यादा हो गई है, सप्लाई कम मिल रही है, क्योंकि एक जोन, स्पेसिफिक जोन है, वो बंद किया हुआ है, तो शॉर्टेज का असर किस पे पड़ा? प्राइस पे। प्राइस इंक्रीज हो गई क्योंकि डिमांड ज्यादा है, कंज्यूमर ज्यादा है। उसके कन्वर्सली अगर हम बात करें, अगर सप्लाई ग्रेटर हो जाती है डिमांड से, तो मतलब जो असेट है वो सरप्लस में है, वो ज्यादा हमारे पास स्टोरेज में पड़ा हुआ है, स्टोरेज की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा हो गई है, तो इतनी डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो आपके जो असेट की प्राइस होगी वो डिक्रीज होगी। एंड दिस वन इज फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है मार्केट की, वो डिटरमाइन करती है मार्केट की प्राइस और क्वांटिटी ऑफ असेट। और एग्जांपल एप्लीकेशन पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपनी है जो कि स्मार्ट डिवाइसेस, a manufacturing company produces smart devices and operates in competitive market based on market research। और उसके अकॉर्डिंगली ये क्या था? ये कंफ्यूजिंग जोन था, जहां पे ना आपको डिमांड डिमांड फंक्शन का पता चले, ना आपको सप्लाई फंक्शन का। ठीक है। सो डिमांड फंक्शन जो है, फॉर एग्जांपल वहां पे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन आपको इस तरह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो दी गई। लेट्स सपोज दैट इज अ 500 माइनस 4p प्लस 2a। p is the price per unit and a is the advertising expenditure। मतलब आप जो बिजनेस कर रहे हैं या जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, आप उसकी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। Similarly, the supply function is also defined, that is minus 100 plus 5p minus c। And what is that c? C is the production cost index। So suppose these are the values, a is given, c is known,
Find the equilibrium price and quantity. उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें प्राइस भी पता है और वो क्वांटिटी भी पता है कि वो क्वांटिटी कौन सी होगी जो इक्वल होगी डिमांडेड एंड सप्लाई के फॉर्म में। सेकेंड वन, अगर हम एडवर्टाइजिंग जो है उसकी प्राइस या रेट जो है उसका इंक्रीज कर देते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे 20 था 30 कर देते हैं, तो फाइंड द न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। थर्ड वन, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। थर्ड वन पे आप एनालाइज करें कि एडवर्टाइजिंग जो है वो प्राइस इक्विलिब्रियम के उस सिचुएशन में प्राइस और क्वांटिटी पे किस तरह असर डालती है। लेट्स सपोज ये आपके पास डिमांडेड क्वांटिटी फंक्शन था, you know that A is known, so you can say that demanded function is 540 minus 4b. Similarly, Q is means quantity supplied जो है उसका फंक्शन आपके पास हो जाएगा -140 प्लस 5b, क्योंकि C is 40। और इक्विलिब्रियम पोजीशन कब आकर करेगी, जब ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हो। ये हम जानते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड अगर बराबर हैं तो इट मींस दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, तो दिस वन इज द क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन एंड दिस इज द क्वांटिटी सप्लाइड फंक्शन। यहां से आपको प्राइस मिल जाएगी और हम ये जानते हैं कि अगर हमें प्राइस मिल जाए तो हमें क्वांटिटी डिमांडेड भी मिल जाएगी और क्वांटिटी सप्लाइड फॉर्म भी हमें मिल जाएगी। तो प्राइस हमें मिली तकरीबन $75.56। तो अगर आप क्वांटिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप पुट करें क्वांटिटी डिमांडेड वाले फंक्शन में, तो आपको यहां से क्वांटिटी मिल जाएगी, दैट इज 237.76। तो आपके पास जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, जो इनिशियल केस था, उस हिसाब से जो आपको अप्रोक्सीमेशन मिलेगी इक्विलिब्रियम की, वो ये मिलेगी। सिमिलरली अगर जैसे हमें कहा गया अगर फॉर एग्जांपल हम ए की वैल्यू चेंज कर देते हैं 29 30 करते हैं, तो फिर न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन हमें क्या मिलेगी। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम रोड मैप एंड उस और आपके पास जो वो पॉइंट मिलेगी इक्विलिब्रियम वाली, वो आपको ये मिलेगी। एंड द थर्ड वन वाज कि इफेक्ट बताएं। यहां पे आप देख सकते हैं अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका अगर हम जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ जो होगा डिमांड का जो ग्राफ होगा दैट शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको शो कर दूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ है। आपके पास जो है इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। दिस रिफ्लेक्ट्स हायर कंज्यूमर डिमांड ड्यू टू मार्केटिंग एफर्ट्स। तो ये हमें 3 से 4 तरह की पॉइंट्स नजर आती हैं कि ये इफेक्ट्स जो है फिर हमें नजर आते हैं अगर हम एडवर्टाइजिंग अगर इंक्रीज करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग रेट जो है यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं ए के साथ, ठीक है। ये हमारे पास था इक्विलिब्रियम पोजीशन के रिलेटेड, या उसको हम ब्रेक इवन मॉडल्स के हिसाब से देख सकते हैं। ब्रेक इवन मॉडल भी एग्जैक्टली यहाँ पे आपने जो अमाउंट परचेस किया है और जो अमाउंट आपने सेल किया है बोथ आर इक्वल। लास्ट टाइम अभी पहले स्लाइड लिखा था वल्ले का। तो अब यहाँ पे तमाम पार्गल में गोल्ड प्राइस नहीं आ रही है। जी, आवाज कट कट के आ रही है। अब आपको आवाज भी सही आ रही है। तो यहाँ पे ब्रेक इवन मॉडल को हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अ ब्रेक इवन पॉइंट BEP इज द लेवल ऑफ आउटपुट वेयर टोटल इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। मींस कि आप ऐसी पॉइंट खड़े हुए हैं जहां पे आपका रेवेन्यू एंड आपका कॉस्ट इक्वल है। जैसे हमने लास्ट टाइम अभी जो मॉडल पढ़ा था, जो पेड वाली स्लाइड पे हमने यहाँ पे
कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह के बेसिस पे जो हमने तो उस पॉइंट को हम कहेंगे दैट इज इक्विलिब्रियम। पर यूनिट इनटू टोटल क्वांटिटी। अगर हम लीनियर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो अगर टोटल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं लीनियरली, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू टोटल क्वांटिटी। ठीक है। Basically, that is the price per unit minus variable cost.
formula to find that break-even point. And we also know that what is FC, what is P, what is VC. So आपने just वो values put की and then इसको divide किया 7 point क्योंकि 30 minus 22.5 is equal to 7.5 आप इसको divide करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो जो फर्म है उसको कितने तकरीबन जो है डिटेक्टर्स ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल करने चाहिए लॉस से बचने के लिए इतने। ठीक है और 30,000 के हिसाब से 30,000 यूनिट्स अगर हम सेल करते हैं $30 के बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ब्रेक इवन की करस्पॉन्डिंगली क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ब्रेक इवन पॉइंट के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। ठीक है तो ब्रेक प्रॉफिट के बारे में हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू के बारे में भी बताएं दैट इज द प्राइस इनटू क्वांटिटी
and this is the formula for the total cost. Fixed cost plus variable cost into quantity, all are known. प्राइस आपको बताई जा रही है कि $30 पे आपने सेल करना है, क्वांटिटी आपको बताई गई कि 30 करें, $50,000, वेरिएबल कॉस्ट पर क्वांटिटी आपको पता है कि क्वांटिटी आपको पता है, दैट इज आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, प्रॉफिट है वो माइनस में आ रहा है, प्रॉफिट माइनस में आए, हम कहेंगे कि हमारा कि हमें जो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्वांटिटी जो डिटेक्टर्स हमें सेल करने चाहिए लॉस से बचने के लिए, वो कितने सेल करने चाहिए? तकरीबन 33,334। मतलब अगर हम हमारे पास प्रोडक्शन जो है, अगर हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इट मस्ट बी, जो डिटेक्टर्स अमाउंट है, जो क्वांटिटी है, दैट मस्ट बी अगर हम प्रॉफिट के इस इन कंडीशंस की बुनियाद पे, तो फिर लाजमी है वो उन क्वांटिटी से ग्रेटर होनी चाहिए जो कि हम ब्रेक इवन पे हमें सेल करनी चाहिए। और तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 40,000 क्वांटिटी सेल करता हूँ, मैं प्रॉफिट में रहूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी अब ब्रेक इवन से आ रही है बात समझ में। क्लियर? सो ये था आपका आजकल